तो दोस्तों हम लोग सॉल्व कर रहे थे ये नेक्स्ट आईएएस की टेस्ट सीरीज। दोस्तों 4 टेस्ट सीरीज हम लोगों ने नेक्स्ट आईएएस की कंप्लीटली सॉल्व कर लिया है। एक से बढ़कर एक प्रश्न थे उसमें हम लोगों ने देखा। अब दोस्तों ये जो 5वां टेस्ट सीरीज हम लोग सॉल्व कर रहे थे, इसका पार्ट ए हम लोगों ने सॉल्व कर लिया था, आधा यानी सॉल्व कर लिया था, आधा मैं कहा था इसको पार्ट बी में करवाएंगे। तो आज इसी 5वीं टेस्ट सीरीज का हम लोग पार्ट बी को निपटाने जा रहे हैं। दोस्तों पार्ट ए में आप लोगों ने देखा होगा कि सारे के सारे प्रश्न आपको कंसेप्चुअल मिलते होंगे, थोड़ा सा बड़े बड़े कंसेप्ट बेस पर थे। लेकिन दोस्तों आज जो पार्ट बी में आपको प्रश्न मिलने वाले हैं सारे के सारे दोस्तों फैक्ट बेस्ड प्रश्न है, वो सीधा सीधा डाटा पर आधारित है। वन लाइनर टाइप में आपको सवाल ज्यादा मिलेंगे। तो आपको दोस्तों ऐसे सवाल को दिमाग में बैठाना बहुत जरूरी होता है। तो थोड़ा सा आप वीडियो को पॉज करके आप खुद से करिएगा कि हम कर ले रहे हैं कि नहीं। उसके बाद हम तो बताएंगे भी, एक्सप्लेन भी बेहतरीन तरीके से करेंगे। हमारा दोस्तों ध्येय यही होता है कि आपने हमें इतना कीमती समय दिया है, तो आपके समय का कद्र करते हुए बेहतरीन तरीके से बताएं, आप कुछ सीख कर जाएं। नहीं तो दोस्तों हम सिर्फ उत्तर बताने नहीं आए हैं। उत्तर बता देंगे दोस्तों, ये बहुत बड़ी नाइंसाफी होगी आपके साथ। आप सबकी जो पीडीएफ की शिकायत रहती है, पीडीएफ वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक है, वहां से मिल जाएगा। और दोस्तों आपसे एक बात के लिए निहोरा करते हैं, विनती करते हैं, जो भी मेरे भाई बहन शुरुआत में देखते हैं उनकी ये जिम्मेदारी है कि वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करके ज्यादा से ज्यादा दोस्तों शेयर कर दिया करें। क्योंकि बाद वाले जो देखते हैं बस वो लाइक, सब्सक्राइब, व्यू इत्यादि के आधार पर हमारी वीडियो को जज किया जाता है। तो दोस्तों आपसे यही निहोरा करते हैं, विनती करते हैं, शुरुआत में आप थोड़ा सा ये सपोर्ट करोगे तो भी दोस्तों ये आगे तक बूस्ट हो पाएगी। क्योंकि दोस्तों अगर व्यू नहीं जाता है दोस्तों ज्यादा, तो ऐसा लगता है दोस्तों मोटिवेशन खत्म हो जाता है, निरस्ता आ जाती है। तो एक मोटिवेशन बनाए रखने के लिए आप थोड़ा सा हमें सपोर्ट करें। धन्यवाद, आपसे यही कहेंगे। तो चलते हैं, हम लोग शुरू करते हैं आज के अपना अगला प्रश्न। तो हम लोग देखते हैं प्रश्न संख्या 91 को। बहुत अच्छा, आपसे पूछा जा रहा है कि कौन सा ऑप्शन सही नहीं है। तो जो ऑप्शन सही नहीं है चारों में, उसी को हमें पकड़ना है। तो हम पहले ऑप्शन को देखते हैं। तो कह रहे हैं प्रोटॉन की खोज रदरफोर्ड के द्वारा की गई थी। तो ये बात बिल्कुल सही है दोस्तों, प्रोटॉन की खोज रदरफोर्ड नहीं किया था। हम लोगों ने वो कोटेशन याद किया है कि ईटा पर नाचे, तो आप लोग जानते होंगे। तो ये बात तो यहाँ पर बिल्कुल सही है। प्रोटॉन एक सकारात्मक यानी पॉजिटिव आवेश वाला कण होता है, बिल्कुल सही। प्रोटॉन ये पॉजिटिव, पी से प्रोटॉन, पी से पॉजिटिव, तो आप लोग जानते हैं। और कह रहे हैं न्यूट्रॉन की खोज चैडविक ने किया था। तो वही मैंने जो बताया, ईटा पर ना चय, न से न्यूट्रॉन, चय से चैडविक, तो आप लोग जानते होंगे इसको। तो 1932 में किया था। ये भी सही है, ये भी सही है। इसका मतलब ऊपर के जब तीनों सही हैं तो गलत क्या होगा? आंख मूंद कर आप कह सकते हो गलत यही है। क्यों गलत है? क्योंकि न्यूट्रॉन दोस्तों एक बिना आवेश वाला एक पार्टिकल होता है, ना तो उसमें पॉजिटिव चार्ज होता है ना तो नेगेटिव। तो इसमें कह रहे हैं विद्युत ऋणात्मक यानी नेगेटिव चार्ज होता है। नहीं मेरे भाई, वो न्यूट्रल होता है। तो यही, इसलिए यही गलत हो गया, इसलिए यही सही हुआ। आगे दोस्तों हम अगर 92 वाले को देखें, तो आपसे पूछा जा रहा है, बड़ा ही फैक्चुअल सा सवाल है ये। कह रहे हैं दोस्तों कुछ आपको जोड़े दे दिए गए हैं, एक तरफ वो मतलब दे दिए गए हैं। तो दोस्तों अब हम लोग देखते हैं प्रश्न संख्या 92, जिसमें आपको कुछ जोड़े दे दिए गए हैं। कौन सा जोड़ा गलत है, मतलब कौन सा सही सुमेलित है, उसको बताना है। मतलब जो सही है उसी को बताना है हमें। तो दोस्तों देखते हैं, 1 किलोमीटर में हम लोग जानते हैं 1000 मीटर होता है। 10 घाते 3 इसी को लिख दिए हैं। इसी को दोस्तों हम लोग फैलाएंगे तो ये 1000 हो जाएगा। 10 घाते 3 का मतलब ये एक लिखकर 3 सुनना। तो यहाँ पर ये 1000 मीटर की बात कर रहे हैं, ये बात तो बिल्कुल सही है। एक माइक्रोमीटर में दोस्तों 10 घाते -6 मीटर होता है। 10 घाते -6 मीटर, इसलिए ये गलत हो गया। और यहाँ जो 12 लिखे हैं 10 घाते 12, यह पिकोमीटर होता है। याद रख लीजिए पिकोमीटर क्या होता है, 10 घाते -12 मीटर। तो याद रखे रहेंगे आप लोग, ये गलत हो गया। और यहाँ पर जो आपको दिया है तीसरे वाले में, एक नैनोमीटर, न से नैनो न से 9 यानी -10 के घाते -9। तो इसका मतलब आप समझ रहे होंगे, माइनस का मतलब ये हुआ कि यहाँ पर 1/10 के घाते 9, इसका मतलब ये इस तरह से होता है। इसको ऊपर लाएंगे तो 10 के घाते -9 हो जाता है। आप सब पढ़े होंगे मैथ में। इसका मतलब 1 और 3 सही हुआ दोस्तों, 1 और 3 सही हुआ। तो ऑप्शन सी आपका ये सही हो जाएगा। यहाँ पर ऑप्शन ये सी हो जाएगा। बहुत अच्छा। 93 वाले को बहुत अच्छा। आपको कुछ स्टेटमेंट दे दिए गए हैं, पढ़ के बताना है कि कौन सा हमारा स्टेटमेंट सही नहीं है। उस हिसाब से हमें अपने ऑप्शन को चुनना है। पहले वाले स्टेटमेंट में दोस्तों आपसे कह रहे हैं, रॉकेट और अन्य प्रक्षेपों में
न्यूटन के गति के तीसरे नियम का उपयोग किया जाता है, जो कि बिल्कुल सही बात है दोस्तों। न्यूटन के गति का तीसरा नियम आप लोग जानते हैं, क्रिया प्रतिक्रिया का नियम। किसी बॉडी पर हम क्रिया करेंगे तो हमें प्रतिक्रिया मिलेगी। जैसे कोई बच्चा दोस्तों नाव पे खड़ा होकर पानी में कूदता है तो नाव पीछे की तरफ चली जाती है। बिल्कुल उसी तरह से जब रॉकेट में ईंधन जलता है, उसका धुआं पीछे की तरफ निकलता है, तो बल आगे की तरफ लगाता है तो रॉकेट आगे की तरफ बढ़ने लगते हैं। यही दोस्तों न्यूटन के गति के तीसरा नियम है। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ये स्टेटमेंट पहला हमारा बिल्कुल सही है। ये दोनों, कोई बॉडी मूव कर रही है या रुकी हुई है, दोनों पर लागू होता है। ये प्रश्न पूछा जाता है कि क्या दोनों पर लागू होता है? हाँ, दोनों पर लागू होता है। दूसरा वाला कह रहे हैं दोस्तों, न्यूटन के गति का तीसरा नियम गति के पहले और दूसरे नियमों पर आधारित है। तो दोस्तों ये बात बिल्कुल गलत है। जो तीसरा नियम क्रिया प्रतिक्रिया का नियम है, न्यूटन के जो पहले दो नियम है, जिसे हम लोग जड़त्व का नियम और बल का नियम कहते हैं, उन दोनों से स्वतंत्र है, उन दोनों पर आधारित नहीं है। तो ये दूसरा वाला स्टेटमेंट गलत हो गया। तो कह रहे हैं कौन सा सही नहीं है? तो नहीं है तो केवल सी वाला सही नहीं है, यानी केवल दो। ऑप्शन ये सी वाला हमारा ये हो जाएगा, 93 का ये ऑप्शन सी। बहुत अच्छा, आप समझ गए होंगे। आगे चलते हैं दोस्तों हम लोग। 94 वाले को अगर देखें तो यहां आपको सदिश राशि अदिश राशि से संबंधित प्रश्न पूछा जा रहा है। बहुत अच्छा। कह रहे हैं दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सी राशियां अदिश राशियों में श्रेणी में आती हैं? तो दोस्तों आप लोग सदिश और अदिश दोस्तों खूब पढ़े होंगे, कक्षा 9 से ही आप लोग इसको पढ़ते चले आ रहे हैं दोस्तों। सदिश में दोस्तों यह स लिखा है, स का मतलब दोस्तों पॉजिटिव होता है। अदिश लिखा है, अ का मतलब दोस्तों नेगेटिव होता है। आप लोग इतना तो जानते हैं। नेगेटिव का मतलब यहां अदिश यानी दिशा नहीं होनी चाहिए, सदिश का मतलब दिशा होनी चाहिए। तो आप लोग इस बात को यहां पर समझ गए होंगे दोस्तों। तो यहां पर कह रहे हैं अदिश राशि जिसमें दिशा नहीं होती है, केवल परिमाण होता है। और सदिश में क्या होता है? दिशा के साथ साथ परिमाण के साथ साथ दिशा भी होती है। तो हमें उससे देखना है जिसमें अदिश पूछ रहे हैं, तो यानी दिशा नहीं होनी चाहिए। तो वेग में दोस्तों होता है दिशा। और किस में होता है? बल में दोस्तों, बल गुणे विस्थापन होता है, इसमें भी होता है। दूरी, यही दोस्तों आप लोग जानते हैं ना, दूरी और विस्थापन में लोग कंफ्यूज रहते हैं। दूरी दोस्तों एक अदिश राशि है, क्योंकि क्यों इसमें दिशा का ज्ञान नहीं होता है। जबकि विस्थापन में दोस्तों एक सदिश राशि है, उसमें किसी दिशा में विस्थापित होता है, तो उसमें होता है। तो ये दूरी और आयतन ये अदिश राशि है। यही आपका ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? ए हो जाएगा। 94 आपका क्या हो जाएगा? ए। जबकि वेग और बल ये दोनों सदिश राशि हैं। अब देखते हैं प्रश्न संख्या 95 वाले को। बहुत ही बेहतरीन प्रश्न है। आप यहां कई सारा फैक्ट, कई सारा कंसेप्ट सीखेंगे। थोड़ा सा ध्यान देंगे, थोड़ा सा धैर्य रखेंगे, बहुत कुछ सीख कर जाएंगे। कथन कारण से रिलेटेड सवाल है। तो दोस्तों सवाल को बताने से पहले मैं आपको थोड़ा सा इंफॉर्मेशन बता दूं, जो जीवन में बहुत ज्यादा काम आने वाला है। बहुत बेहतरीन कंसेप्ट है। आपको के बीच दो सवाल पूछा जाता है, एक प्रकाश की गति को लेकर और एक ध्वनि की गति को लेकर। तो इतना तो आप जानते हैं। प्रकाश की गति जो होती है दोस्तों, ये माध्यम का जो सघनता होती है उसके उल्टा होती है, यानी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू सघनता। यानी माध्यम जितना सघन होगा, प्रकाश की गति उतना स्लो होगी। और ध्वनि की गति इनवर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सघन, यानी माध्यम जितना सघन होगा ध्वनि की गति उतनी ज्यादा तेज होगी। तो दोस्तों हम लोग जानते हैं 3 सवाल इससे बनता है दोस्तों। ये यहां से क्या क्या दोस्तों बनता है? यहाँ ये ध्वनि की गति हवा में कितनी है, कांच में कितनी है और पानी में कितनी है। तो दोस्तों प्रकाश दोस्तों हम लोग जानते हैं सबसे ज्यादा सघन कौन है? तो कांच दोस्तों होता है, कांच की सघनता सबसे ज्यादा होती है। फिर उसके बाद पानी की दोस्तों सघनता होती है, फिर हवा की। तो आप लोग जानते हैं दोस्तों यहाँ प्रकाश की वेग वायु की अपेक्षा जल में कम होता है, बिल्कुल कम होता है, क्योंकि जल की सघनता ज्यादा है ना। यही ध्वनि रहता तो उल्टा हो जाता। तो ये बिल्कुल सही कह रहे हैं। कारण में दोस्तों कह रहे हैं जल का अपवर्तनांक वायु से अधिक होता है। बिल्कुल, जिसका अपवर्तनांक मतलब दोस्तों प्रकाश को मोड़ने की क्षमता। तो जो जिस पदार्थ का अपवर्तनांक जितना ज्यादा रहता है, उसमें प्रकाश की गति दोस्तों उतनी स्लो होती है। तो जल का अपवर्तनांक वायु से अधिक होता है, ये बात बिल्कुल सही है, इसीलिए उसमें स्लो होता है। तो ये इसको एक्सप्लेन भी कर रहा है। तो आपका ऑप्शन जो होना चाहिए दोस्तों ये बी वाला हो जाएगा। ए आर दोनों सही हैं, आर ए की सही व्याख्या करता है। तो ये आप याद रखे रहेंगे, जीवन में आपको बहुत काम देगा ये। तो आगे चले दोस्तों, हम लोग देखते हैं ये 96 वाले, ये हमारा कौन सा हो गया? ये 95 हो गया। 96 को हम लोग देखें तो कह रहे हैं कौन सा युग्म हमारा सही नहीं है। आपको कुछ जोड़े दिए गए हैं, कौन सा जोड़ा सही नहीं है उसे बताना है हमें। तो कह रहे हैं दोस्तों उष्मा से
यांत्रिक ऊर्जा में कौन बदलता है दोस्तों? ऊष्मा इंजन। हम लोगों का जो इंजन होता है, हम लोग पेट्रोल डालते हैं, उसको ऊष्मा देते हैं, तो उसके बदले हमें वो यांत्रिक ऊर्जा देती है, तो ये इंजन का काम है। बिल्कुल सही, ये तो सही है, लेकिन हमसे गलत पूछा जा रहा है ना, तो यहाँ आपको ध्यान देना है, मार्किंग भी करना है। तो बी वाले में कह रहे हैं विद्युत ऊर्जा से चुंबकीय ऊर्जा, ये ट्रांसमीटर का काम होता है। ट्रांसमीटर जैसे आपका नेटवर्क टावर हो गया, उसे एक वायर के माध्यम से, उसे एक विद्युत ऊर्जा के माध्यम से इंफॉर्मेशन दिया जाता है, सिग्नल दिया जाता है, और वो सिग्नल जो है बड़े लेवल पर हमारे मोबाइल तक पहुंचता है। ये ट्रांसमीटर काम होता है। ट्रांसमीटर का मतलब दोस्तों एक तरह का सिग्नल भेजना, तो ये भी सही है। स्थितिज ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा, मोटर का काम होता है। नहीं मेरे भाई, मोटर आपका जो पंखा होता है इसका उदाहरण है। क्या होता है मोटर में? मोटर को हम लोग इलेक्ट्रिक एनर्जी देते हैं, इसके बदले वो हमें मैकेनिकल एनर्जी देता है, यानी घूमता है। जैसे मोटर पंखा हो गया, आपकी वॉशिंग मशीन हो गई, ये सब। तो ये गलत हो गया। तो दोस्तों स्थितिज ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा में बदलना किसका काम होता है दोस्तों? टरबाइन का। जैसे बिजली जहां बनती है, उसको दोस्तों ऊपर से पानी गिराते हैं, वो स्थितिज ऊर्जा हो गई, उसके बदले हमें वो इलेक्ट्रिक एनर्जी देता है। तो टरबाइन दोस्तों ये किसका हो गया? स्थितिज ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा। और ये मोटर को तो मैं बता ही दिया, इलेक्ट्रिक एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में बदलती है, तो यही गलत था, तो यही सही हो जाएगा। और रासायनिक ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा में बदलना विद्युत सेल का काम होता है, बैटरी का। समझ गए आप लोग? तो चलते हैं हम लोग, ऑप्शन आपका सी आंसर हुआ, मैंने बता दिया। आगे दोस्तों 97 में दोस्तों, आप कुछ बच्चे जो हो सकता है सोचते होंगे, कंफ्यूज हो जाते होंगे। कंफ्यूज नहीं होना है दोस्तों, बहुत बेहतरीन कंसेप्ट बताया जाता है यहाँ पर। आपको मैं इतना समय देता हूँ, चाहता हूँ तो उत्तर बता के मैं निकल सकता, लेकिन दोस्तों मैं चाहता हूँ कि आप समय दिए हैं, आपके समय को कद्र करते हुए हम कुछ आपको ऐसा सिखा कर जाएं कि जो आज तक यूट्यूब पे अभी आप देखेंगे इस तरह की क्लास यूट्यूब पर शायद ही कोई पढ़ाता होगा इतने बेहतरीन तरीके से, इतने कम संसाधन में। आप लोग देखेंगे बड़े बड़े मंचों पर पढ़ाया जाता है, सिर्फ बच्चों की भावनाओं के साथ वहां खेला जाता है। तो हम नहीं चाहते हमारे पास कम ही बच्चे पढ़े, लेकिन दो दोस्तों पढ़े तो उनको लगे कि हाँ वीडियो में दम है, हम कुछ सीख कर जा रहे हैं, अच्छा कंसेप्ट, अच्छा फैक्ट। तो दोस्तों चलते हैं दोस्तों, यही उम्मीद है कि आप सबसे उम्मीद करते हैं दोस्तों, जो पहले बच्चे होते हैं, जो आप लोग पहले देखते हैं, तो आपकी जिम्मेदारी बनती है लाइक बढ़ाना, शेयर बढ़ाना, क्योंकि बाद में जो लोग देखते हैं वो लाइक के हिसाब से देखते हैं, कितना लाइक किस वीडियो पर है, इस हिसाब से उसको देखते हैं। तो यहाँ कह रहे हैं दोस्तों हवाई जहाज किस सिद्धांत पर काम करता है? तो बर्नौली के सिद्धांत पर काम करता है। हम लोग कक्षा 9 से ही पढ़ते आए भाई, इसमें कोई डाउट नहीं है, ये बर्नौली का सिद्धांत काम करता है। ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा। आगे दोस्तों चले हम लोग 98 वाले को देखें, तो इसमें कहा जा रहा है कथनों पर विचार करें, विचार करके बताना है सही क्या है। तो हम लोग एक एक करके देखते चले। प्रोटॉन की खोज रदरफोर्ड के द्वारा की गई थी, तो ये भी तो आया था दोस्तों, बिल्कुल सही, पी आर, तो ये सही है। प्रोटॉन पर आवेश करें 1.8 गुणे 10 घाते -19 होता है। तो दोस्तों ये बात यहाँ पर दोस्तों ये गलत हो जाती है। प्रोटॉन पर दोस्तों जो चार्ज होता है 1.8 नहीं, यहाँ 1.6 होता तब सही रहता, तो इसलिए यहाँ पर ये दूसरा वाला गड़बड़ हो गया। पहला सही, दूसरा गड़बड़। आगे देखते हैं क्या हो जाएगा, करें कौन सा कथन हमारा सही है। तो केवल एक सही है, यानी ऑप्शन बी वाला केवल हमारा सही है। आगे चले दोस्तों हम लोग देखते जाएं 99 में, कह रहे हैं जब 0 डिग्री सेल्सियस पर जल बर्फ में परिवर्तित होता है तो उसके आयतन पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो दोस्तों इसको हम लोग बहुत तरीके से समझे हैं। आप फ्रिज में एक गिलास दोस्तों पानी, एक गिलास पानी आप फ्रिज में भर के रख देंगे, तो क्या होगा, जब वो बर्फ बन जाएगी तो बर्फ ऊपर तक आ जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ, बर्फ जब पानी से बर्फ बनता है तो जगह ज्यादा लेती है, इसका यानी उसका आयतन बढ़ जाता है। तो यही बात है कि 0 डिग्री सेल्सियस पर जब जल का बर्फ में जब परिवर्तित होता है तो आयतन पर क्या प्रभाव पड़ता है, आयतन बढ़ जाता है, यानी उसको जगह ज्यादा चाहिए। तो ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा। दोस्तों एक चीज मैं और आपको पिछले ही वीडियो में बताया था कि जल का जो आयतन होता है सबसे कम किस डिग्री पर होता है, 4 डिग्री सेल्सियस पर। सवाल बहुत दबा के पूछा जाता है। 4 डिग्री सेल्सियस एक ऐसा टेम्परेचर है पानी का जहां पर पानी का घनत्व सबसे अधिक होता है, घनत्व सबसे अधिक होता है और आयतन सबसे कम होता है। अगर हम लोग इसके ऊपर टेम्परेचर बढ़ाएं तो दोस्तों इसका घनत्व कम होता है, आयतन बढ़ने लगता है। इसके नीचे भी अगर हम लोग ले जाएं तो इसका भी दोस्तों घनत्व दोस्तों वो कम होने लगता है और आयतन बढ़ता है। और इसे जानते हैं दोस्तों घनत्व और आयतन एक दूसरे में दोस्तों 36 का आंकड़ा होता है। घनत्व और आयतन, वॉल्यूम में यहां कर दे रहा हूं, घनत्व आप बढ़ाओगे तो वॉल्यूम कम हो जाएगा,
वॉल्यूम आप कम करोगे, घनत्व मतलब उल्टा है इसका, समझ गए होंगे आप। तो ऑप्शन नंबर यहाँ बी हो जाएगा, मैंने बता दिया डिटेल से, आप समझ गए होंगे। तो इसको याद रखे रहेंगे, घनत्व इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम। देखिए अगला प्रश्न आपसे कथन और कारण से रिलेटेड सवाल पूछा जा रहा है। कथन में कह रहे हैं दोस्तों, अवतल दर्पण से उत्पन्न प्रतिबिंब वास्तविक और ऊर्ध्वगामी होते हैं, जो कि दोस्तों गलत है, वास्तविक और आभासी होते हैं। तो यहां पर दोस्तों ये ऊर्ध्वगामी नहीं होते हैं, आप लोग जानते हैं दोस्तों। एक सेकंड आप जान लेंगे तो आपको काम देगा। अवतल दर्पण में ये जो धंसा हुआ भाग होता है ये परावर्तक तल ये होता है, और उत्तल दर्पण में दोस्तों ये जो उभरा हुआ भाग होता है परावर्तक तल ये होता है। तो ये आप डिफरेंस याद रखे रहेंगे, इसमें भी कंफ्यूजन करके सवाल बनता है। तो ये तो गलत हो गया आपका। कारण में कह रहे हैं अवतल दर्पण में यदि वस्तु फोकस से बाहर स्थित हो तो वास्तविक और ऊर्ध्वगामी प्रतिबिंब बनता है। तो दोस्तों ये बात गलत है। जब फोकस से बाहर होता है तो प्रतिबिंब जो बनता है वो वास्तविक से, रियल से बड़ा होता है। इसलिए दोस्तों इसका टार्च वगैरह में या जो दूरबीन वगैरह में इसका प्रयोग होता है, और वस्तु से बड़ा बनता है, ऊर्ध्वगामी नहीं होता है। तो यहाँ वास्तविक नहीं, वस्तु से बड़ा बनता है। ये भी यहाँ पर गलत हो गया। तो आपका क्या होगा, ए हो जाएगा। ए और आर दोनों गलत हैं। आगे दोस्तों अगर हम लोग देखें 101 वाला अच्छा सवाल है, मिलान से संबंधित है, देखते हैं। एक तरफ दोस्तों सूची 1 और सूची 2 दी गई है, मिला के हमें बताना है दोस्तों। यहाँ पर एक तरफ आपको कुछ पदार्थ दे दिए गए हैं और वो कहां से प्राप्त करते हैं, दूसरा वो आपको यहां दिया है। तो थोड़ा सा ध्यान देंगे दोस्तों। कह रहे हैं दोस्तों एक चीज तो आप यहां जानते हैं दोस्तों, इसको खूब जाने हैं आप, रबर जो है वो लेटेक्स से प्राप्त किया जाता है। हीबिया के पौधे से प्राप्त जो लेटेक्स होता है, लेटेक्स से दोस्तों ये रबर बनता है। तो ये तो आप बचपन से ही पढ़ते आ रहे हो। तो यहाँ डी वाला तो आपको 1 से मिल जाएगा, और प्रश्न बनाने वाले को भी मालूम है, ये बच्चे सब जानते हैं, इसलिए वो हर जगह इसको रखा है। और दोस्तों और ये रेसर पाइन, जिसे हम लोग दोस्तों रेसर पिन बोलते हैं दोस्तों, ये क्या होता है दोस्तों, ये राउल फेल्विया की जड़ों से प्राप्त होता है। तो ये कहाँ है राउल फेल्विया, तो राउल फेल्विया की जड़ों से प्राप्त होता है। ए वाला आपके 2 आ जाएगा। ए वाला 2 कहाँ है, सी के पास है। तो हमारा काम बन गया, अब हमें ज्यादा दिमाग नहीं लगाने की जरूरत पड़ेगा। और दोस्तों हींग के बारे में तो जानते हैं, ये फेरूला की पौधों से दोस्तों, ये फेरूला की जो पौधे होते हैं उनके जड़ से प्राप्त होती है ये। तो हींग वाला ये इस पे चलाएगा। बचा एक हमारा एट्रोपिन। तो ये दोस्तों ये कहां हो जाएगा, एट्रोपा, नाम से ही लग रहा है, एट्रोपा की जड़ों से। पूछा जा रहा है कि कथनों पर विचार करें। तो दोस्तों अगले प्रश्न में आपको दोस्तों कुछ स्टेटमेंट दे दिया गया है। तो दोस्तों अगले प्रश्न में आपको कुछ स्टेटमेंट दे दिया गया है, जिन्हें पढ़कर आपको बताना है कि कौन सा हमारा सही है। तो दोस्तों यहाँ लाल रुधिर कणिकाओं दिया है दोस्तों, जैसे हम लोग कहते हैं आरबीसी। तो आरबीसी ब्लड में हमारी जो आरबीसी होता है, रेड ब्लड सेल्स होता है, कह रहे हैं उसका जीवन काल लगभग 150 दिन होता है। नहीं मेरे भाई, 120 दिन होता है, 120 दिन होता है। तो दोस्तों बोन मैरो में बनती हैं और प्लीहा में उनकी डेथ होती है। तो इतना आप जो लोग जानते हैं। तो ये पहला वाला तो ऑप्शन हमारा गलत हो जाएगा, 120 दिनों तक होता है। और मानव रक्त दोस्तों, हमारा रक्त ही एक ऐसा होता है जो सच्चा होता है। तो नाम से ही लग रहा है, रक्त का पीएच कितना होता है, सच्चा, यानी 7.4। तो यहाँ पर ये बिल्कुल सही है, ये वाला हमारा ऑप्शन, ये स्टेटमेंट दूसरा सही हो जाएगा। तो करें सही क्या है, तो सही सी है, केवल 2। दोस्तों हम लोग देखते हैं प्रश्न संख्या 103 को। बहुत ही बेहतरीन और फैक्चुअल सवाल आपसे पूछा जा रहा है कि पराध्वनिक तरंगों की आवृत्ति कितनी होती है। तो दोस्तों पराध्वनिक तरंग आप लोग जानते हैं, इंग्लिश में इसे ही अल्ट्रासोनिक वेव कहा जाता है। तो अल्ट्रासोनिक वेव की आवृत्ति कितनी होती है, तो आप जान लीजिए 20 किलोहर्ट्ज से अधिक की जो तरंगे होती हैं उन्हें अल्ट्रासोनिक वेव यानी पराध्वनिक तरंगे कहा जाता है। तो दोस्तों नाम में ही लिखा है पराध्वनिक तरंगे। यह जो पराध्वनिक तरंगे हैं यह एक ध्वनि तरंगे हैं। तो दोस्तों जो ध्वनि तरंगे होती है, यहां आपको मैं बता दूं, यह हमेशा हमेशा के लिए याद रहेगा, जो ध्वनि तरंगे होती हैं आवृत्ति के आधार पर इनको 3 भागों में बांटा गया है। वो 3 भाग क्या क्या है दोस्तों, श्रव्य तरंगे हैं दोस्तों, जिसे मानव सुन सकता है, जिसकी आवृत्ति दोस्तों 20 हर्ट्ज से 20 किलो हर्ट्ज के बीच होती है। और दोस्तों एक होता है अपश्रव्य। अपश्रव्य यहां मैं लिख दे रहा हूं, जगह कम है। अपश्रव्य तरंगों की दोस्तों 20 हर्ट्ज से जिसकी कम आवृत्ति होती है उसको दोस्तों अपश्रव्य कहा जाता है, जो व्हेल और हाथी वगैरह सुनते हैं दोस्तों। और दोस्तों एक होता है पराश्रव्य। इसी पराश्रव्य का दूसरा नाम है पराध्वनिक, जिसकी आवृत्ति 20 किलो हर्ट्ज से अधिक होती है। तो मैंने बता दिया है, आपको याद रहेगा हमेशा। आगे चलते हैं।
तो दोस्तों हम लोग देखते हैं प्रश्न संख्या 104 को। बहुत ही बेहतरीन प्रश्न। आपसे कार्बन मोनोऑक्साइड के बारे में पूछा जा रहा है कि कार्बन मोनोऑक्साइड विषाक्तता विश्व में सबसे घातक वायु विषाक्तता मानी जाती है, क्योंकि उत्तर बताने से पहले मैं आपको थोड़ा सा बता दूं, कार्बन मोनोऑक्साइड दोस्तों जो होता है, यह हमारे ब्लड में जो हीमोग्लोबिन्स होता है उनके साथ जुड़कर तमाम जहरीला पदार्थ बनाता है, बीमारियां फैलाती है हमारे शरीर में। यह ऑक्सीजन से कई गुना ज्यादा तेज हमारे हीमोग्लोबिन से जुड़ता है, ये आप थोड़ा सा जान लीजिए। तो यही दोस्तों काम यहां पर क्या है इसका, क्यों मानी जाती है विषाक्तता, क्योंकि दोस्तों कार्बन मोनोऑक्साइड ऑक्सीजन के सेवन के लिए हीमोग्लोबिन के साथ प्रतिस्पर्धा करती है, उनके साथ कंपटीशन करती है और बड़ा ही तेजी से हमारे हीमोग्लोबिन के साथ जुड़कर शरीर में जहरीला चीज फैलाती है, शरीर को जहरीला बनाती है। तो ऑप्शन नंबर यहां पर बी आपका हो जाएगा। 104 का आपका क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। बहुत अच्छा। तो प्रश्न संख्या 105 को देखते हैं। अच्छा सवाल है बायोलॉजी का। कह रहे हैं एक कोशिकीय जीव कहलाते हैं। आपको कुछ यहां पर जीव दे दिए गए हैं, आपको बताना है कि कौन सा एक कोशिकीय है। तो आप लोग जानते हैं जिस जीव के पास दोस्तों एक कोशिका होता है हम लोग एक कोशिकीय जीव कहते हैं, जिनके पास एक से अधिक कोशिका होता है हम लोग उन्हें बहुकोशिकीय कहते हैं। तो दोस्तों एक कोशिकीय के बारे में पूछा जा रहा है। तो दोस्तों आप लोग जानते होंगे हाइड्रा एक जानवर होता है, हाइड्रा एक तरह का एक जानवर होता है दोस्तों, यह बहुकोशिकीय होता है, इनके पास एक से अधिक कोशिका होती है। तो आप इसको निकाल दीजिए, जहां जहां 3 है आप निकाल देंगे तो आपका हो सकता है काम बन जाए। यहाँ 3 है, यहाँ 3 है, यहाँ है, आपका उत्तर अपने आप आ गया। यानी ये युग्लेना, अमीबा, पैरामीशियम, ये सब एक कोशिकीय जीव है। ऑप्शन नंबर आपका बी बन जाएगा। आगे दोस्तों हम लोग देखें 106 वाले को। डिप्थीरिया से संबंधित आपको सवाल पूछा जा रहा है। डिप्थीरिया के संदर्भ में आपको कुछ स्टेटमेंट दे दिए गए हैं, पढ़ के बताना है सही क्या है। तो यह नाक और गले को प्रभावित करने वाला एक बैक्टीरिया का संक्रमण है, यानी ये बैक्टीरिया से ये फैलता है, तो ये वाला सही है। दूसरा कह रहे हैं यह आमतौर पर श्वसन बूंदों के माध्यम से फैल सकता है। यस, सांस ओस लेने की एक जिसको हुआ है, आप उसके सामने खड़े हैं, वो सांस ओस ले रहा है, बातचीत कर रहा है, तो उससे फैल जाता है, बिल्कुल सही है। आगे देखें अगर तीसरा वाला में इसमें दिया है इस संक्रमण के लिए कोई उपचार उपलब्ध नहीं है। नहीं मेरे भाई है, इस संक्रमण के लिए दोस्तों जैसे एंटीटॉक्सिन, एंटीबायोटिक तमाम प्रकार के उपलब्ध हैं, इसके इलाज के लिए दवा है, ऐसा नहीं है कि उपलब्ध नहीं है। तो ये वाला आपका गलत हो जाएगा, 1 और 2 आपका सही हो जाएगा, केवल ए आपका। आगे दोस्तों हम लोग देखें 107 में कह रहे हैं कि 18 जून 2025 को भारत ने किस देश से भारतीय नागरिकों को निकालने का ऑपरेशन सिंधु शुरू किया था। तो ईरान, इजराइल, ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा। आगे दोस्तों हम लोग देखें ये 8 वाले में 108 वसा के संदर्भ में आपको कुछ स्टेटमेंट दिए गए हैं, फैट बताना है कि कौन सा सही नहीं है। वसा जानते हैं दोस्तों हमारे शरीर को टेम्परेचर मेंटेन करने में बड़ी भूमिका होती है। तो वसा प्रमुख स्रोत दूध, पनीर, अंडा ये सब पे पाया जाता है, बिल्कुल पाया जाता है, लेकिन हमें बताना है कौन सा सही नहीं है। यह त्वचा के नीचे जमा होकर शरीर के ताप को, टेम्परेचर को बाहर निकलने से रोकते हैं, यानी यस, वही मैंने पहले बताया। मानव शरीर की कोशिकाएं आवश्यक वसा अम्लों का संश्लेषण नहीं कर पाती हैं। तो दोस्तों ये स्वाभाविक सी बात है कि बहुत सारी जो फैटी एसिड्स होती है हमारा शरीर उसको संश्लेषण बना नहीं पाता, हमें बाहर से फूड के माध्यम से लेना पड़ता है। तो ये बात यहाँ पर दोस्तों सच है, ये भी सच हो गई, ये भी सच हो गई, ये भी। इसका मतलब गलत कौन होगा, गलत यही होगा, क्योंकि दोस्तों ओमेगा 3, ओमेगा 6 आवश्यक वसा अम्ल है जो शरीर स्वयं कह रहे हैं स्वयं बनाता है, नहीं बनाता मेरे भाई। आपको अगर आंखों की देखें अगर कोई समस्या होती है तो आपको डॉक्टर ओमेगा 3, ओमेगा 6 जैसी कैप्सूल लिखते हैं, क्योंकि दोस्तों ये हमारा शरीर फैटी एसिड्स नहीं बना पाता, हमें फूड के माध्यम से बाहर से लेना पड़ता है। तो ये बात बिल्कुल सही है, ऑप्शन नंबर आपका डी गलत होगा। आगे हम यहाँ पर देखें 109 वाले में, तो कथन कारण से रिलेटेड सवाल है। तो कथन में देखिए आपसे पूछा जा रहा है, कथन है कारण है। कथन में कह रहे हैं कि राइबोसोम का निर्माण केंद्रिका के द्वारा होता है। तो दोस्तों बिल्कुल है, केंद्रिका के द्वारा होता है, ये बात सच है। राइबोसोम की खोज दोस्तों फाइलेट नामक वैज्ञानिक के द्वारा की गई थी। तो दोस्तों केंद्रिका के द्वारा होता है, ये भी सही है। राइबोसोम की खोज जॉर्ज पायलेट ने किए थे, भी सही है। लेकिन केंद्रिका के द्वारा होता है इसका मतलब ये नहीं कि ये फलाने वैज्ञानिक किए थे इसलिए होता है। तो इसका ये एक्सप्लेनेशन गलत हो जाएगा। तो केवल दोनों तो सही है लेकिन एक दूसरे को एक्सप्लेन नहीं कर रहे हैं। तो ये दोस्तों यहाँ पर आपका ये हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, सत्य है। लेकिन 110 वाले को अगर हम देखें तो कह रहे हैं कौन सा कथन
पिट्यूटरी ग्रंथि, जिसे इंग्लिश में दोस्तों पिट्यूटरी ग्लैंड्स कहा जाता है, के बारे में सही व्याख्या करता है। इसी को दोस्तों हम लोग मास्टर ग्रंथि बोलते हैं। ये अंतःस्रावी ग्रंथि है। तो यहाँ पर दोस्तों ये सब जो लिखा है, ये इसके बारे में व्याख्या तो नहीं कर पा रहा है। यहाँ आप देखेंगे जो तीसरे वाले में लिखा है कि यह अंतःस्रावी ग्रंथियों को नियंत्रित करने वाली मास्टर ग्रंथि है। बिल्कुल ये बात यहाँ पर सही है। ऑप्शन सी आपका ये पिट्यूटरी ग्रंथि के बारे में सही हो जाएगा। आगे दोस्तों यहाँ हम देखें 111 वाले में, खाने का जो नमक होता है दोस्तों NaCl जिसे हम लोग कहते हैं, NaCl सोडियम क्लोराइड, NaCl निम्नलिखित में से किस प्रकार के अम्ल और क्षार की अभिक्रिया से बनते हैं? तो दोस्तों यह एक दिन इसको मैंने बड़ा ही डिटेल से आपको बताया था कि ये जो स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस से मिलने से बनते हैं। तो दोस्तों उसको मैंने जो साइंस वाली क्लास बताई है उसमें आप देखोगे तो मैंने इस चीज को, क्योंकि दोस्तों ये जो टेस्ट सीरीज हमने बताया है इसी टेस्ट सीरीज का हमने सेक्शनल किया था, हिस्ट्री, जियोग्राफी और पॉलिटी और साइंस। तो साइंस वाले में देखोगे मैंने इसको बहुत ही डिटेल से बताया है। तो हाँ, ये स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस से मिलने से ये NaCl बनता है। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 12 में दोस्तों यहाँ कह रहे हैं कि चिप्स के पैकेट्स में चिप्स लंबे समय तक सुरक्षित बने रहते हैं, इसके लिए कौन सी गैस का उपयोग किया जाता है? तो नाइट्रोजन। स्वाभाविक सी बात है, आप लोग आज हम लोग का समय ऐसा आ गया है, चिप्स वाले इतना चिप्स कम करते जा रहे हैं, ऐसा लगता है कि हम लोग नाइट्रोजन गैस खरीदते हैं और थोड़ा बहुत फ्री में हमें चिप्स मिल जाता है, क्योंकि उसमें सब गैस ही रहती हैं। तो ऑप्शन बी हो जाएगा यहाँ। 13 वाले को देखें अगर हम लोग, यहाँ तो आपको कुछ एसिड दे दिए गए हैं और उनके स्रोत क्या हैं इसके बारे में हमें बताना है। तो दोस्तों आप तो बचपन से ही पढ़ते आ रहे हो मेरे भाई, ये जो एसिटिक एसिड है ये सिरका में पाया जाता है, फार्मिक एसिड है चींटी के डंक में पाया जाता है, लैक्टिक एसिड ये दही में पाया जाता है, टार्टरिक एमिली में पाया जाता है। तो आपका सही क्या हुआ? ए वाला 3 पे गया, बी वाला 2 पर, ऑप्शन नंबर बी आपका हो जाएगा। बहुत अच्छा। आगे अगर हम लोग देखें 14 वाले में, तो आपसे पूछा जा रहा है विटामिन B12 और B6 किसके लिए सही रासायनिक नाम दर्शाता है? तो दोस्तों आप लोग जानते हैं विटामिन B12 को दोस्तों क्या कहा जाता है? दोस्तों ये साइनोकोबाल्मिन कहा जाता है और विटामिन B6 को क्या? पायरिडॉक्सिन कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका यही हो जाएगा। अब दोस्तों यहाँ अब एक और पूछा जाता है, यहाँ जो थायमिन है ये विटामिन B1 को कहा जाता है, ये सब तो आप जानते हैं। विटामिन B2 को राइबोफ्लेविन कहा जाता है, ये जो विटामिन B2 है, तो इसे तो आप लोग जानते ही हैं। आगे चले हम लोग देखें, पुरानी किताबों का कागज कुछ दिन में भूरा हो जाता है, इसका क्या कारण है? दोस्तों जैसे पुरानी किताबों को हम लोग देखें तो लंबे समय तक रखने, जैसे आपके पापा की या दादा की कुछ किताबें होंगी उसको देखेंगे तो भूरा हो जाता है एक टाइप का। तो इसलिए होता है दोस्तों, लगातार प्रकाश और वायु के संपर्क में आते समय उनको ऑक्सीडेशन हो जाता है, इसलिए क्योंकि वो सेल्यूलोज की होती हैं और सेल्यूलोज का ऑक्सीकरण हो जाता है। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, सेल्यूलोज के ऑक्सीकरण के कारण। आगे दोस्तों हम लोग ये देखें 16 वाले को, तो कह रहे हैं वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन दोस्तों WTO जिसे हम लोग कहते हैं, जो विश्व व्यापार को दोस्तों मैनेज करता है, इसके संदर्भ में कुछ बातें लिखी गई हैं। कह रहे हैं इसकी स्थापना 1990 में हुई थी। नहीं भाई, 1995 हुई थी गेट्स को खत्म करके। तो 1995 हुआ था, याद रखेंगे, ये गलत हुआ। इसका मुख्यालय स्विट्जरलैंड के जिनेवा में है। यस, ये तो गलत हो गया। सही आपका 2 है। तो आपका सही क्या होगा? आपसे क्या पूछा जा रहा है? विचार करके हमें क्या बताना है? विचार करके बताना है कि सही क्या है। तो पहला तो हमारा गलत, दूसरा सही। यह एक अंतर सरकारी संगठन है, देशों के मध्य व्यापार के नियमों का संचालन करता है। बिल्कुल, यानी 2 और 3 हमारे सही हुए। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आगे दोस्तों हम लोग देखें अगर 117 वाले में, तो दोस्तों यहाँ आपसे सवाल पूछा जा रहा है। क्या पूछा जा रहा है कि कौन सा मुद्रा आपूर्ति को नियंत्रित करने के लिए RBI के द्वारा उपयोग किए जाने वाले मात्रात्मक उपकरणों में शामिल है? तो दोस्तों मुद्रा आपूर्ति वगैरह को कंट्रोल करने के लिए RBI 2 तरह के दोस्तों उपकरण अपनाती है। एक दोस्तों मात्रात्मक उपकरण और एक गुणात्मक उपकरण। मात्रात्मक उपकरण का क्या काम होता है कि मुद्रा की आपूर्ति को कंट्रोल करना, कितना मुद्रा का सप्लाई होगा, कैसे होगा, जैसे रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, SLR और CRR, ये सब दोस्तों मात्रात्मक उपकरण है। गुणात्मक उपकरण में दोस्तों क्या होता है, जैसे चयनात्मक ऋण नियंत्रण, और कहा जाता है कि ना जैसे नैतिक दबाव बनाना, बैंकों की ब्याज दर को कम करवाना, यानी एक तरह का दोस्तों मुद्रा कहाँ जाएगा, मुद्रा कितना जाएगा ये मात्रात्मक है, मुद्रा कहाँ जाएगा उसका टारगेट फिक्स करता है ये गुणात्मक। तो यहाँ बैंक दर नीति, ये जो CRR लिखा है,
ये भी तो मात्रात्मक है, और एसएलआर अभी मैंने बताया ये भी तो मात्रात्मक है। ये चयनात्मक ऋण नियंत्रण ये गुणात्मक है, तो यही नहीं होगा, 3 जहां होगा आप काट देंगे तो अपने आप आपका उत्तर निकल आएगा ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि ये गुणात्मक है, आपसे मात्रात्मक पूछा है। आगे दोस्तों हम लोग देखें अगर 18 वाले को, तो इसमें आपसे पूछा जा रहा है, ध्यान देंगे थोड़ा, आपसे क्या पूछा जा रहा है, मिलान से संबंधित प्रश्न है। देखें इसमें आपसे कह रहे हैं कि एक तरफ रिपोर्ट के नाम है, दूसरी तरफ वो कौन जारी करता है, इसके बारे में बताना है। तो दोस्तों एक चीज जो आप जानते हैं, यहाँ विश्व आर्थिक आउटलुक रिपोर्ट कौन जारी करता है इसे दोस्तों, तो विश्व आर्थिक आउटलुक रिपोर्ट ये अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF के द्वारा जारी किया जाता है। तो बी वाला 2 के पास आ जाएगा, आपका बी वाला 2 के पास आ जाएगा, इसका मतलब ये और ये नहीं होंगे, तो इसका मतलब यहाँ आप क्लियर हो गए। और आगे दोस्तों यहाँ आपको जो दिया गया है इसे थोड़ा सा ध्यान देंगे तो ये भी आपके सामने आएगा। ये जो दिया है आपका, ये स्टेट ऑफ द वर्ल्ड से चिल्ड्रन रिपोर्ट, तो चिल्ड्रन नाम आते ही आप समझ गए होंगे दोस्तों यूनेस्को की बात कर रहे हैं, यूनिसेफ की बात कर रहे हैं। तो ए वाला आप पे 3 पे चलाया जाएगा, संयुक्त राष्ट्र बाल कोष यानी यूनिसेफ पे, तो ए वाला 3 पे आ जाएगा आपका, ए वाला 3 पे आ जाएगा, तो यानी बी आपका उत्तर होगा। अब आप आसानी से मिला सकते हैं, स्टेट ऑफ ग्लोबल वाटर रिसोर्सेस ये कहां पर जाएगा, ये तो जाएगा दोस्तों ये सी वाला, तो आपको ये चौथे पे चला जाएगा विश्व मौसम संगठन पे, और एक यहाँ है ये इस पे। आगे देखें हम लोग दोस्तों, अगर 19 वाले में जो आपसे पूछा जा रहा है, एक तरफ आपको कुछ फसल दे दिए गए हैं, दूसरी तरफ उसकी कुछ किस्में दे दी गई हैं, तो मिलाकर हमें बताना है। तो दोस्तों गेहूं, दोस्तों हम लोग जानते हैं गेहूं को जितना ठंडी मिलेगी उतना अच्छा होता है, तो आप ऐसे ही ट्रिक याद कर लीजिए। ये जो दोस्तों हिमगिरी है ये गेहूं का एक किस्म है, तो दोस्तों ये मान लीजिए क्यों क्यों मैंने ये ट्रिक काम किया, क्यों ऐसे ट्रिक बनाया, क्योंकि दोस्तों हिम जितनी ठंडी पड़ती है ना, गेहूं उतना अच्छा होता है। तो हिमगिरी, जितना हिम गिरेगा यानी जितनी ठंडी पड़ेगी गेहूं अच्छा होगा, तो ऐसे याद कर लीजिए। सरसों, सरसों को दोस्तों ये पीली पीली सरसों होती है, गोल्डन होती है, तो पूसा स्वर्णिम ये इस पे चला जाएगा। फूल गोभी पूसा शुभ्रा, मिर्च दोस्तों क्या पूसा सदाबहार, तो इस हिसाब से हमारा ए वाला तो 4 पे गया और बी वाला हमारा 1 पे गया, तो हमारा ऑप्शन नंबर यहाँ सी हो जाएगा, 119 का सी हो जाएगा। आगे हम अगर देखें 120 वाले को, तो यहाँ आपसे पूछा जा रहा है किसे मध्यवर्ती वस्तु के रूप में जाना जाता है। मध्यवर्ती वस्तु प्राथमिक वस्तु होता है, द्वितीयक वस्तु और अंतिम वस्तु। तो अंतिम वस्तु क्या होता है दोस्तों, जिसे हम लोग खरीदे और तुरंत उपभोग करने लायक हो। और मध्यवर्ती वस्तु क्या होता है, मध्यवर्ती वस्तु जिसे हम लोग लेते हैं और उसमें कुछ और मॉडिफाइड करके तब उपभोग के लायक बनाते हैं। तो जैसे हम लोग दोस्तों आटा लें, आटा क्या है, एक मध्यवर्ती वस्तु है, तो उसका ब्रेड बना दिए तो ब्रेड अंतिम वस्तु हो गया, तो इस तरह से। तो यहाँ पर क्या है, एक छात्र द्वारा खरीदा गया मोबाइल फोन अंतिम वस्तु है, एक परिवार द्वारा खरीदी गई कार ये भी अंतिम वस्तु है, यानी उपभोग करने के लायक तैयार है। किसान द्वारा खरीदे गए बीज उर्वरक, यही है दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, क्योंकि किसान जो उर्वरक खरीदता है वो मध्यवर्ती वहां पर वो खेत में डालेगा, फिर बाद में आउटपुट उसका निकलेगा। सब्जियां खरीदते हैं ये भी अंतिम वस्तु है, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। यहाँ देखें 121 में आपसे पूछा जा रहा है कि कौन सा एक मानव विकास सूचकांक में शामिल नहीं है। तो मानव विकास सूचकांक में दोस्तों कौन सा शामिल होता है, पहले आपको ये जानना होता है। मानव विकास सूचकांक में शिशु मृत्यु दर, स्वच्छता, प्रति व्यक्ति आय, ये सब शामिल होता है, महिला सशक्तिकरण नहीं होता है, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आपका। देखिए 22 में आपसे कह रहे हैं उचित और लाभकारी मूल्य के बारे में। दोस्तों आप लोग जानते हैं विभिन्न फसलों पर 22 फसलों पर जो MSP दिया जाता है, 22 फसलों पर MSP दिया जाता है, मिनिमम सपोर्ट प्राइस, तो वो दोस्तों अन्य फसलों पर दिया जाता है, लेकिन गन्ना जो होता है दोस्तों, गन्ना पर दोस्तों ये FRP दिया जाता है, FRP फेयर और रेमुनटेशन प्राइस करके ऐसे इसका नाम है, तो इस पर ये दिया जाता है, ये सरकार की तरफ से आता है, ये चीनी मिल की तरफ से दिया जाता है। तो यहाँ पर ये जो उचित और लाभकारी मूल्य FRP होता है दोस्तों, ये गन्ना के लिए दिया जाता है, ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा। देखें 123 वाले में जो आपसे पूछा जा रहा है कि मसाला, भारतीय मसाला बोर्ड के संदर्भ में स्टेटमेंट है, बताइए सही क्या है। तो दोस्तों सही क्या होगा, यहाँ थोड़ा ध्यान देंगे। कह रहे हैं यह भारत सरकार की कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय के अधीन कार्य करता है, तो दोस्तों जो कि गलत बात है, कृषि और किसान मंत्रालय के अधीन कार्य नहीं करता है, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के अंतर्गत काम करता है। तो वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय, ये वाला आपका गलत हो जाएगा, तो ये उत्तर नहीं हो सकते। दूसरा हम कह रहे हैं इसकी स्थापना 1987 में की गई थी, तो बिल्कुल 1987 में इसकी स्थापना हुई थी।
मुख्यालय इसका केरल के कोच्चि में है। तो कर्नाटक के बेंगलुरु में नहीं, केरल के कोच्चि में है, इसको याद रखे रहेंगे। तो आपका यहाँ ये 3 वाला गलत, केवल 2 सही है, ऑप्शन नंबर ए। आगे अगर हम लोग 24 वाले के दोस्तों देखें तो कह रहे हैं अस्थाई कार्बन प्रदूषक। अस्थाई कार्बन प्रदूषक स्टॉकहोम समझौते पर किस वर्ष हस्ताक्षर किए गए थे? तो किस वर्ष किया गया था दोस्तों? 2001 में किया गया था। मिनीमाता कन्वेंशन से संबंधित आपको 2 स्टेटमेंट दिए गए हैं, उन्हीं को दोस्तों पढ़ के बताना है कि सही कौन सा है। तो दोस्तों उत्तर जानने से पहले आप थोड़ा सा ये जान लीजिए कि आखिर ये मिनीमाता कन्वेंशन है क्या। दोस्तों जापान का एक शहर है जिसका नाम है मिनीमाता, उसी मिनीमाता शहर में एक कन्वेंशन हुआ था 2013 में। 2013 में कन्वेंशन हुआ था, क्यों हुआ था कि दोस्तों जो मरकरी होती है, जिसका केमिकल फार्मूला Hg होता है, जिसे हिंदी में पारा कहा जाता है दोस्तों, इसी पारे को जो उपयोग से मानव और पर्यावरण को बहुत ज्यादा खतरा हो रहा है, इसको कम करने के लिए Hg यानी पारा को कम करने के लिए जापान की मिनीमाता में 2013 में कन्वेंशन हुआ था, पर्यावरण और मानव के दुष्प्रभाव कम करने के लिए, उसी संबंधित है। तो यहाँ पहला है, इस कन्वेंशन को 16 अगस्त 2015 को लागू किया गया था। तो दोस्तों नहीं, वो कन्वेंशन तो हुआ था 2013 में, लेकिन लागू हुआ था 2017 में। तो याद रखे रहेंगे, ये 2017 में लागू हुआ था, तो यहाँ पर 15 में नहीं हुआ था, ये तो गलत हो गया आपका। यह कन्वेंशन पारे के उत्सर्जन, मानव स्वास्थ्य तथा पर्यावरण बचाने से संबंधित है, बिल्कुल सही है। तो वही आपका केवल 2 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर यहाँ सी। बहुत अच्छा। आगे हम देखें अगर 126 वाले में, तो आपसे पूछा जा रहा है इसमें कौन सा अप्रत्यक्ष यानी इनडायरेक्ट टैक्स है। तो दोस्तों अप्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष कर के बारे में आप लोग जानते हैं। प्रत्यक्ष कर जो होता है, जिस पर लगाया जाता है ये भार उसी पर पड़ता है, जिस पर लगाया जाता है भार उसी पर पड़ता है। लेकिन अप्रत्यक्ष क्या होता है, लगाया किसी और पर जाता है, भार उसका कोई और देता है। जैसे कंपनियां पर लगा दी, कंपनियां अपने सामान पर लगा दी, एजेंसी वाला से लेंगे, एजेंसी वाला डीलर से लेगा, डीलर ग्राहक से लेगा, ग्राहक के माध्यम से सरकार पहुंचता है। और जैसे इनकम टैक्स हो गया, वो प्रत्यक्ष कर है, क्योंकि वो जिस पे लगाया जाता है उसी को देना पड़ता है। तो आप समझ गए होंगे, ये सेवा कर जो है दोस्तों, बिल्कुल सेवा कर जैसे है, ये एक इनडायरेक्ट टैक्स है। जीएसटी है दोस्तों, वस्तु एवं सेवा कर, ये भी दोस्तों एक इनडायरेक्ट टैक्स है। और टोल टैक्स दोस्तों, ये भी दोस्तों इनडायरेक्ट ही है। और स्टाम्प ड्यूटी, ये भी इनडायरेक्ट है। तो सब के सब यहाँ अप्रत्यक्ष यानी इनडायरेक्ट टैक्स हैं। तो आपका कौन सा आंसर हो जाएगा? ऑप्शन डी, उपर्युक्त सभी। आगे दोस्तों अगर हम लोग देखें तो यहाँ पर आपको दिया है बुक्का पाटना चिंकारा वन्यजीव अभ्यारण्य। बुक्का पाटना चिंकारा वन्यजीव अभ्यारण्य ये कहाँ पर है दोस्तों? तो ये कर्नाटक में है। 2019 में इसकी स्थापना हुआ था। आप लोग इसके बारे में थोड़ा बहुत जानते होंगे तो जानेंगे। आगे दोस्तों अगर हम लोग देखें यहाँ 28 वाले में, तो कौन सा कथन सही नहीं है पूछा जा रहा है, कौन सा कथन हमारा सही नहीं है। तो देखें हम लोग पहला वाला इसको पढ़े, पहले वाले स्टेटमेंट को, ऑप्शन को। तो कह रहे हैं ग्रीन हाइड्रोजन का कार्बन फुटप्रिंट कम होता है। तो बिल्कुल कम होता है भाई, क्योंकि उत्सर्जन कम होता है तो उसका ये कम होता है। तो ये तो सही है, लेकिन हमें गलत बताना है। कह रहे हैं ब्राउन हाइड्रोजन का उत्पादन कोयले के उपयोग से होता है। बिल्कुल कोयले के उपयोग से ब्राउन हाइड्रोजन का उत्पादन होता है, ये भी तो सही है। और यहाँ तो ये भी सही निकला, लेकिन अभी गलत नहीं मिला। ब्लू हाइड्रोजन का उत्पादन प्राकृतिक गैस से होता है, तो बिल्कुल होता है, नो डाउट। और यहाँ पर दोस्तों कह रहे हैं ये जब तीन के तीनों हमारे सही हैं शुरुआत के, तो ऑप्शन हमारा डी ही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। अच्छा, मिलान से संबंधित प्रश्न है, सूची 1 और 2 को मिलाना है। दोस्तों इसमें आपको कई सारा फैक्ट्स मिलेगा। आप अगर यहाँ पर इन सारी चीजों को यहाँ पर देखेंगे तो आपको दोस्तों यहाँ आपको मालूम होगा लिथो का मतलब क्या होता है, पत्थर होता है। फाइट्स का मतलब पौधे होते हैं, यानी पत्थर यानी चट्टान पर उगने वाले पौधे। तो चट्टान पर उगने वाले पौधे कहाँ है, यहाँ मैंने अर्थ आपको बता दिया। अब यहाँ पर दोस्तों दिया है एरी। एरी का मतलब होता है दोस्तों रेगिस्तानी बालू। फाइट्स यानी रेगिस्तानी में उगने वाले पौधे। तो यहाँ कहाँ है, रेगिस्तान या स्टेपी में उगने वाले पौधे हो गया दोस्तों। और यहाँ पर दोस्तों यहाँ पर तो ए वाला हमारा 2 पे गया, बी वाला 3 पे। ए वाला 2, बी वाला 3, ऑप्शन सी हो जाएगा, क्योंकि यहाँ है। सी वाला 4 पे जाएगा, सेमी फाइट्स। तो ये बालू में उगने वाले पौधे हो जाएंगे। और ये स्क्लेरोफाइट्स कहाँ जाएगा, काष्ठी झाड़ीदार पौधे। बहुत अच्छा। आगे हम दोस्तों 30 वाला देखें तो कह रहे हैं नामदफा राष्ट्रीय उद्यान और बाघ अभ्यारण्य के बारे में कुछ कथन दिए गए, बताना है सही क्या है। तो नामदफा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है दोस्तों? ये तो है हमारा अरुणाचल प्रदेश में ना।
तो वही म्यांमार की सीमा पर, यह भारत और म्यांमार के बीच अंतरराष्ट्रीय सीमा पर स्थित है, बिल्कुल है, नो डाउट। दूसरा कह रहा है यह दुनिया का एकमात्र ऐसा पार्क है जिसमें बड़ी बिल्लियों की 4 प्रजातियां पाई जाती हैं। तो बड़ी बिल्ली जैसे दोस्तों चीता, तेंदुआ, इन सबको दोस्तों ये बिल्ली कैटेगरी में आती हैं, तो इनको बिल्ली कैटेगरी कहा जाता है। तो दोस्तों बिल्कुल सही है, यहाँ पर ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा। आगे हम देखें अगर 31 वाले में, तो एक तरफ आपको कोयला क्षेत्र दिया गया है, दूसरी तरफ राज्य दिए गए हैं। कौन सा कोयला क्षेत्र किस राज्य में है बताना है, और जो सही सुमेलित नहीं है उसको पकड़ना है। तो 3 सही है, 1 गलत है। डाल्टनगंज कोयला क्षेत्र, यहाँ डाल्टनगंज कोयला क्षेत्र दोस्तों झारखंड में है, ये तो सही है। उमरिया कोयला क्षेत्र मध्य प्रदेश में है, ये भी तो सही है, ये भी डाउट को सही है। कांतापल्ली कोयला क्षेत्र, कांतापल्ली कोयला क्षेत्र दोस्तों ये आंध्र प्रदेश में है, ये भी सही है। यानी शुरुआत के 3 सही हैं, तो चौथा ही गलत होगा, क्योंकि दोस्तों सोनहट कोयला क्षेत्र आंध्र प्रदेश में नहीं है। सोनहट कोयला क्षेत्र दोस्तों ये छत्तीसगढ़ में है। कहाँ है ये? CHH लिख दे रहा हूँ, छत्तीसगढ़ में। आगे अगर देखें हम लोग 132 वाले में, कह रहे हैं जल प्रपातों को उनकी ऊंचाई के अनुसार घटते क्रम में व्यवस्थित कीजिए। कौन सा जलप्रपात बहुत ज्यादा ऊंचा है, फिर उससे कम है, फिर उससे कम, इस क्रम में हमें बताना है। तो यहाँ पर कुछ भारत के प्रसिद्ध जलप्रपात दिए गए हैं। जलप्रपात आप लोग जानते हैं, ऊपर से जो जल गिरता है टरबाइन वगैरह चलाने के लिए, इसकी बात यहाँ पर किया जा रहा है। तो दोस्तों दूध सागर की अगर हम बात करें, दूध सागर जलप्रपात, दूध सागर जलप्रपात कहाँ है दोस्तों? ये गोवा में है, गोवा में मांडवी नदी पर बनाया गया है, आप लोग इसे जानते हैं। इसकी दोस्तों अगर ऊंचाई की बात करें तो यह बहुत कम ऊंचा है दोस्तों, 335 मीटर लगभग ऊंचा है ये, 335 मीटर है। और यहाँ पर दोस्तों कुंचिकल जलप्रपात दिया है। कुंचिकल जलप्रपात दोस्तों ये कहाँ है? कुंचिकल जलप्रपात ये कर्नाटक में है, और इसकी ऊंचाई थोड़ा सा इससे ज्यादा है, 400 दोस्तों 55 के आसपास है, 455 मीटर। अब दोस्तों नोहकलिकाई जलप्रपात दोस्तों ये कहाँ है? अजीब सा नाम लग रहा है देखने में, नोहकलिकाई, यह मेघालय में, नाम से ही लग रहा है ये नॉर्थ एरिया में है। ये 335 मीटर है इसकी ऊंचाई। और जोग जलप्रपात आप लोग खूब जानते हैं दोस्तों, कर्नाटक में शरावती नदी पर बनाया गया, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये 253 मीटर है, 250 मीटर लगभग। तो इस हिसाब से आप क्या कह सकते हैं, आपका कौन सा आंसर होना चाहिए? सबसे ज्यादा यानी घटते क्रम में बनाए हैं, तो घटते क्रम में दोस्तों कुंचिकल सबसे पहले 2 आ जाएगा, फिर कौन आ जाएगा? 2 के बाद दोस्तों कौन आएगा? 1 आएगा, 1 के बाद कौन आएगा? 3 आएगा, 3 के बाद 4, यानी 2 1 3 4। तो देखें ऑप्शन में 2 1 3 4 कहाँ है? 2 1 3 4, तो ऑप्शन नंबर डी में बैठा हुआ है, तो हमारा उत्तर डी हो जाएगा। आगे दोस्तों हम लोग देखते हैं, अगर आप लोग याद रखे रहेंगे एक एक डाटा को, फैक्चुअल सवाल हैं सब। यहाँ पर दिया है कुछ स्थानांतरित कृषि दिया है। स्थानांतरित कृषि मतलब आप लोग जानते हैं, यहाँ कृषि किया, काटा छाटा जलाया, भूमि अनुपजाऊ हो गई तो दूसरी जगह चला गया, जिसे हम लोग झूमिंग कृषि कहते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों कुछ उनके नाम दिया गया है, और किस देश से संबंधित है ये हमें मिलाना है। तो दोस्तों हम लोग जानते हैं ये कुनोकू जो है, यहाँ पर जो हम लोग सबसे ज्यादा क्लियर हो पहले उसी के पास चलते हैं। तो दोस्तों ये रे जो होती है यहाँ पर, तो वो एक आप सुना होंगे ना, वो रे तो यहाँ पर नहीं दिया है। रे दोस्तों किस है? वियतनाम में है। ये झूमिंग कृषि यानी स्थानांतरित कृषि को वियतनाम में रे कहा जाता है। तो ये तो आप लोग याद रखिए, इंपॉर्टेंट है, कई सारे एग्जाम में पूछा गया है। अब हम चलते हैं दोस्तों ये हुमा के पास। हुमा ज्यादा इंपॉर्टेंट है, अगर हम लोग ये पता लगा लिए तो आ जाएगा। हुमा दोस्तों इंडोनेशिया में है, तो इंडोनेशिया में बी वाला हमारा 1 के पास होगा। तो बी वाला 1 के पास कहाँ है? यहाँ, ये नहीं हो सकता, ए और सी में से होगा। अब दोस्तों यहाँ पर आता है दोस्तों कैंगिन। कैंगिन दोस्तों फिलीपींस में है, तो ये कैंगिन कहाँ है? फिलीपींस में। तो सी वाला हमारा 2 पे आएगा, सी वाला 2 पर भी है, यहाँ है, तो यहाँ भी सी वाला 2 दिया है। यार काम नहीं बना हमारा। आगे देखते हैं, ये दोस्तों लोगन है। लोगन दोस्तों कहाँ है? ये पश्चिम अफ्रीका में है, तो पश्चिम अफ्रीका में है ये। तो आपका डी वाला 3 पे चला जाएगा, डी वाला 3 पे जाएगा, तो हमारा कह सकते हैं हम ऑप्शन सी हो जाएगा। बहुत अच्छा। बाकी एक बचा है कोनुको, ये वेनेजुएला में हो जाएगा। बहुत बढ़िया। तो दोस्तों हम लोग देखते हैं प्रश्न संख्या 134 को। बहुत अच्छा। आपको कुछ नदियों के नाम दे दिए गए हैं जो गंगा नदी से मिलती हैं। आपको बताना है कि गंगा नदी से मिलने वाली प्रमुख नदियां पश्चिम से पूरब के क्रम में अरेंज करना है। यानी सबसे पश्चिम में कौन गंगा से मिलती है, फिर उसके पूरब में कौन मिलती है, फिर उसके पूरब में, फिर उसके पूरब में।
तो यहाँ पर जो नदियां दी गई हैं आप लोग जानते हैं, इन सारी नदियों में गोमती ही एक ऐसी नदी है जो सबसे पश्चिम में ही मिलती है, यानी सबसे पहले मिल जाती है गंगा नदी से। उसके बाद कौन मिलती है? ये घाघरा मिलती है। फिर उसके बाद आपको ये गंडक मिलेगी, कुशीनगर एरिया में वगैरह बहते हुए जाकर मिलती है, और ये बिहार में। तो यहाँ पर आप लोग देख रहे होंगे गोमती सबसे पहले नंबर पर ये 2 रहेगा और सबसे अंत में 4 रहेगा। तो सबसे पहले 2 अंत में 4, तो ये तो नहीं रहेंगे, और दूसरे नंबर पर 3 रहेगा यानी घाघरा। तो ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा। आगे अगर हम लोग देखें 135 को, तो आपको कुछ पहाड़ियां दे दी गई हैं और हिमालय क्षेत्र, कौन सी पहाड़ी किस हिमालय क्षेत्र से संबंधित है? तो दोस्तों आप लोग जानते हैं नामचा बारवा क्या है? हिमालय का सबसे पूर्वी विस्तार है, जहां से हिमालय टर्न होता है पूरब की तरफ, यानी मतलब दक्षिण की तरफ इंटर करता है, यानी सबसे पूर्वी सीमा है हिमालय का। जो दोस्तों ये गढ़वाल हिमालय का दोस्तों हिस्सा तो नहीं है, ये हिमालय का ही हिस्सा है, तो ये वाला तो हमारा गलत हो जाएगा। और नंदा देवी आप लोग जानते हैं उत्तराखंड के चमोली जिले में कुमायूं हिमालय का हिस्सा है, तो उससे संबंधित है। तो ये नोकरेक, ये सिक्किम में नहीं है, ये मेघालय में है। तो मेघा को नाक होता है, तो ये मेघालय। तो समझ गए होंगे आप। तो ऑप्शन केवल आपका यहाँ पर सही कौन सा हुआ? केवल 2 वाला हुआ, केवल 2, यानी मतलब केवल दूसरा सही है। तो यहाँ संख्या में बताना है कितने युग्म, तो आप ए कह सकते हो, ऑप्शन नंबर 1 केवल 1। आगे अगर देखे जाए हम लोग 36 वाले में, तो यहाँ दोस्तों आपको कुछ संस्थान दे दिए गए हैं और अनुसंधान आपको इधर स्थल दे दिया गया है। तो कौन सा संस्थान या अनुसंधान किस स्थल से संबंधित है बताना है। तो दोस्तों भारतीय जूट निगम, खूब जानते हैं जूट उट दोस्तों पश्चिम बंगाल और बांग्लादेश वगैरह में खूब फला फूला है, तो ये तो आंख मूंद कर आप इसके यहाँ कह सकते हो। उसके बाद दोस्तों आपको दिया है केंद्रीय औषधि शोध संस्थान दिया है। तो केंद्रीय औषधि शोध संस्थान दोस्तों ये कहाँ पर है? तो इसके बारे में आप लोग जानते हैं अपने उत्तर प्रदेश लखनऊ में। तो ये कहाँ है भाई? ये केंद्रीय औषधि शोध संस्थान लखनऊ कहाँ? अच्छा यहीं पर है, मैं वहाँ ढूंढ रहा हूँ। तो बी 2 हो जाएगा, डी 4। तो ये भी अच्छा गिन कर बताना है भाई कितने युग्म सही है। तो यहाँ ये तो सही हुआ। अब दोस्तों दिया है इफको का दोस्तों ये स्थल का, इसको मतलब इसका कहाँ पर है ये इफको? तो ये है दोस्तों नई दिल्ली में। आप लोग खूब खाद लाते हैं ना इफको, तो उसी संबंधित है। तो ये बाकी एक बचा है यहाँ पर, ये भी तो सही है, केंद्रीय राष्ट्रीय पादप, ये कह रहे हैं कोलकाता के शिवपुर में है। तो केंद्रीय राष्ट्रीय पादप दोस्तों ये कहाँ है? ये एक सेकंड मुझे टाइप करके देख ले, इसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन लग रहा है हमें, तो क्लियर हो जाएगा आपका। केंद्रीय राष्ट्रीय पादप संग्रहालय, तो यस कोलकाता के शिवपुर में ही है दोस्तों, यस ये बात ये भी सही है यहाँ पर। तो आपका कौन सा हो जाएगा? सभी, बी हो जाएगा आपका। यहाँ पर कौन सा हो गया? बी, यानी सभी के सभी 4 के चारों सही हैं आपके। आगे देखें हम लोग दोस्तों 37 वाले में, तो यहाँ काली मिट्टी के संदर्भ में आपको कुछ बातें लिखी गई हैं, बताना है कि कौन सा सही नहीं है काली मिट्टी के संदर्भ में। तो आप लोग जानते हैं काली मिट्टी के बारे में थोड़ा सा जान लीजिए। काली मिट्टी को दोस्तों इसमें सूखने के बाद इसमें दरारें पड़ जाती हैं, जैसे काली मिट्टी वाला भूमि है, तो सूखती है, पानी अगर सूखता है तो इसमें दरारें पड़ जाती हैं, इसलिए इसको स्वतः जुताई वाला मिट्टी कहा जाता है। बहुत ज़्यादा दोस्तों चिपचिपी होती है तो चिपचिपी मिट्टी कहा जाता है। कपास अच्छा होता है तो कपासी मृदा भी कहते हैं। और दोस्तों यही सब है इसमें, और इसके संदर्भ में कौन सा सही नहीं है? तो कपास में जानते हैं दोस्तों नाइट्रोजन की भारी मात्रा में कमी होती है कपास में, ये सबसे बड़ी दोस्तों कपासी मिट्टी की एक बड़ी विशेषता होती है। तो टिटेनी फेरस मैग्नेटाइट एवं जीवांश के मिश्रण के कारण इस मिट्टी का रंग काला होता है, बिल्कुल सही। और यह मुख्य रूप से भारत के दक्षिण यानी दोस्तों कह सकते हैं प्रायद्वीपीय पठार एरिया में जो है वहां पर पाया जाता है, ये भी बात बिल्कुल सही है। महाराष्ट्र के आसपास के एरिया की तरफ इस मृदा की जल धारण क्षमता बहुत अधिक होती है, बिल्कुल सही है, ये भी सही है। तो इसका मतलब ये तीनों सही हैं, तो यही गलत होगा, यही आपका उत्तर हो जाएगा। क्यों गलत हुआ? कह रहे हैं मृदा में नाइट्रोजन, फास्फोरस और कार्बनिक पदार्थ प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं। नहीं मेरे भाई, आपको इतना तो याद है ना, नाइट्रोजन की भारी मात्रा कमी होती है इसमें, तो यहाँ पर प्रचुर मात्रा में नहीं पाए जाते हैं। आगे देखें 138 वाले में, तो यहाँ आपको कृष्णा नदी की कुछ सहायक नदियां दे दी गई हैं। कृष्णा नदी की दाहिनी तटवर्ती सहायक नदियां, उन नदियों को नाम बताना है जो कृष्णा नदी से दाहिनी तरफ से मिलती हैं। तो देखते जाएं आप लोग। कृष्णा नदी की ये दूध गंगा है दोस्तों,
तो आप लोग जानते हैं कृष्ण, ऐसे याद कर लीजिए, मैं तो ऐसे ही याद करता हूँ, कृष्ण भगवान जब दूध पीते थे तो दाहिने हाथ से पीते थे, तो हम लोग भी दाहिने हाथ से पीते हैं। तो दूध गंगा, दूध कैसे पीते हैं, ये दाहिने से, तो कृष्णा नदी की ये दाहिने की सहायक नदी हो गई। यस, तो इस सबको छोड़िए, आप लोग इसे देखिए, मूसी। मूसी दोस्तों क्या है, यही हैदराबाद सवाल पूछा जाता है। हैदराबाद जो है ये मूसी नदी के तट पर दोस्तों स्थित है। ये मूसी नदी कृष्णा की बाएं तट की नदी है, इतना तो याद है ना, आप लोग खूब पढ़े हैं, यही आपको उत्तर तक ले जाएगा। क्योंकि दोस्तों आप लोग पढ़े हैं कि ये हैदराबाद मूसी नदी के तट पर स्थित है। मूसी नदी कृष्णा की सहायक नदी है, बाएं तट पर है। तो यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है दाहिनी, लेकिन ये आप लोग जानते हैं मूसी नदी बाएं तट वाली है, तो 4 जहां है वो गलत हो जाएगा आपका, ये गलत हो जाएगा। अब आप तुक्का लगा सकते हैं। अब आप कह सकते हैं दोस्तों दूध गंगा, और ये भीमा जो है दोस्तों, ये भी दोस्तों भीमा भी, हाँ, बी से भीमा, बी से बायां, ये भी बाएं तट की है, तो ये भी आपका उत्तर नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। 1 और 3 केवल दाहिने तट की है, ऑप्शन नंबर ए। तो थोड़ा सा आपको परिश्रम करना पड़ेगा ऐसी नदियों में, क्योंकि डाटा थोड़ा सा दिमाग में ये रहता नहीं है, वो डिलीट भी हो जाता है बड़ी जल्दी से। तो याद कर लेंगे आप ऐसे थोड़ा सा छोटा मोटा कंसेप्ट बना के। तो कह रहे हैं कथनों पर विचार करिए, विचार करके बताइए कि सही क्या है। तो देखें यहाँ कह रहे हैं शेषाचलम की पहाड़ियां पश्चिमी घाट के सबसे दक्षिणी भाग में स्थित है। मेरे भाई शेषाचलम की ये पहाड़ियां आंध्र प्रदेश में है, पूर्वी घाट का ये पहाड़ियां हैं। तो यहाँ पर ये पश्चिमी घाट नहीं है, पूर्वी घाट होना चाहिए था, गलत हो गई ये। दूसरे में कह रहे हैं अमरकंटक की पहाड़ियां विंध्या और सतपुड़ा पर्वतमाला के संगम पर है दोस्तों, यही से जो नर्मदा नदी निकलती है, तो अमरकंटक पहाड़ियां सही निकलती है, मध्य प्रदेश में है ये। तो ये वाला तो सही है, केवल 2 आपका सही हो जाएगा। पूछा क्या है, सही क्या है, तो सही केवल 2 हो जाएगा, ऑप्शन सी। यहाँ जो विभिन्न देश दिए गए हैं नॉर्थ ईस्ट के दोस्तों देश हैं, तो आप जो सबसे ज्यादा क्लियर है उसी के पास पहले जाइए। तो दोस्तों यहाँ आप देख रहे हैं कंबोडिया, कंबोडिया को ज्यादा ये कई बार पूछा गया एग्जाम में, तो इसकी राजधानी ये नोम पेन है। तो कंबोडिया की राजधानी नोम पेन, तो बी वाला आपके 3 पे जाएगा, तो बी वाला 3 पे जाएगा, तो इसका मतलब ये उत्तर नहीं होंगे। अब दोस्तों लाओस, लाओस के दोस्तों क्या है, ये देखने में तो दोस्तों ये कुछ लोग कहेंगे ये वियंतियाने वियतनाम की राजधानी है, लेकिन नहीं, ये लाओस दोस्तों है। लाओस की राजधानी क्या है, ये वियंतियाने, तो ये वाला हो जाएगा यहाँ। और वियतनाम की राजधानी दोस्तों कहाँ है, हनोई है। तो वियतनाम के दोस्तों ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है, कई सारे एग्जाम में भी पूछा गया है। ये वियतनाम की राजधानी कहाँ है, ये हनोई है। और ये ब्रुनोई बस एक बचता है, तो बंदर सेरी बेगवान। तो यहाँ सब क्लियर हो गया। ऑप्शन आपका जो है डी वाला तो 1 पे जाएगा, और सी वाला 4 पे। तो आपका यही हो जाएगा सी, ऑप्शन सी। 140 का आपका सी हुआ। 40 को अगर हम लोग देखें, बड़ा ही बेहतरीन सवाल है। कह रहे हैं पृथ्वी पर पाए जाने वाले प्रमुख तत्वों पर विचार करके इनकी घटती मात्रा को क्रम बताना है। तो दोस्तों इसको कंसेप्ट बेहतरीन तरीके से समझने के लिए आपको बता दूं, कभी भूलेगा नहीं। मान लीजिए पृथ्वी, पृथ्वी का ये क्रस्ट है, ये सी से मैं क्रस्ट लिख दिया, एम से मेंटल और सी से कोर। तो दोस्तों ऑल ओवर अगर पृथ्वी को देखोगे तो सबसे ज्यादा दोस्तों उसमें आयरन की मात्रा पाई जाती है, लोहे की, इसलिए पृथ्वी चुंबकीय माना जाता है। लेकिन अगर विशेषली क्रस्ट की बात यहाँ पर किया जा रहा है, पृथ्वी पर पाया यानी सरफेस की बात किया जा रहा है, सरफेस पे सबसे ज्यादा ऑक्सीजन की मात्रा होती है। ऑक्सीजन की बात दोस्तों कौन सी मात्रा होती है, सिलिका होती है, बालू, उसके बाद दोस्तों एल्युमिनियम होती है। तो याद रखेंगे यहाँ पर। और ऑल ओवर का अगर देखेंगे तो सबसे ज्यादा आयरन, ऑक्सीजन दूसरे नंबर पर आ जाता है। तो यहाँ पर ये तो क्रस्ट की बात कर रहे हैं, तो आपका ये वाला मेथड लागू होगा, ऑक्सीजन सिलिकॉन एल्युमिनियम। तो 2 नंबर पे ऑक्सीजन रहेगा, और 3 नंबर पे सिलिकॉन रहेगा, 1 नंबर पर एल्युमिनियम, ये सी वाला हो जाएगा आपका। यस, समझ गए आप। आगे अगर हम लोग देखें 42 वाले को, तो यहाँ थोड़ा सा ध्यान देंगे। आपको पूछा जा रहा है निम्नलिखित रेगिस्तानों पर विचार कीजिए और इसको व्यवस्थित कीजिए क्रम में। किस क्रम में करना है, उत्तर से दक्षिण में। तो दोस्तों यहाँ आपको ये देख रहे हैं नाम, ये ऑस्ट्रेलिया के कुछ आपको रेगिस्तान दे दिए गए हैं। तो ऑस्ट्रेलिया के बहुत सारे रेगिस्तान के नाम है, सब नाम से लग रहा है ऑस्ट्रेलिया के ही है। तो इसको हमें उत्तर से दक्षिण में बताना है, उत्तर से आते हुए दक्षिण में। तो दोस्तों आप देखेंगे सबसे पहले यहाँ पर, आप लोग जानते हैं यहाँ पर ग्रेट विक्टोरिया, तो नाम से ही लग रहा है ये ऑस्ट्रेलिया का बिगेस्ट, सबसे बड़ा क्या है, ये सबसे बड़ा मरुस्थल है, रेगिस्तान है। ऑस्ट्रेलिया का सबसे बड़ा रेगिस्तान है। ग्रेट सैंडी ये दूसरा सबसे बड़ा रेगिस्तान है दोस्तों ऑस्ट्रेलिया का। अब दोस्तों इतना तो आप जान गए, अब देखिए इसका क्रम के बारे में। क्रम के बारे में दोस्तों यहाँ पर क्या है, यहाँ ध्यान देंगे तो ये सबसे ज्यादा सबसे उत्तर में कौन सा है, ये आप देखेंगे मैप में,
तो ये तनामी रेगिस्तान सबसे ज़्यादा उत्तर में है दोस्तों यही। उसके बाद ये ग्रेट संडी आ जाता है। तो 2 और 3 सबसे पहले होंगे क्योंकि सबसे उत्तर में ये है, फिर उसके नीचे ये है। तो 2 और 3 तो ये हो जाएगा, 2-3 यही है। उसके बाद आपका ये गिब्सन वाला सबसे चौथे नंबर पर, यानी सबसे दक्षिण में ग्रेट विक्टोरिया सबसे बड़ा वाला, ऑप्शन सी होगा। आगे देखें 143 वाले को अगर हम लोग, तो आपको एक तरफ यहाँ झील दे दिया गया है, दूसरी तरफ झील का प्रकार। तो यहाँ आपको बताना है कौन सा झील किस झील से संबंधित है। तो दोस्तों विक्टोरिया झील दोस्तों हम लोग जानते हैं उष्णकटिबंधीय झील है, जो दोस्तों अफ्रीका में है। तो ये तो यहाँ हो जाएगी। तो ए वाला आप पे 3 के गया, ए वाला 3 पे गया, तो स्वाभाविक सी बात है आपका उत्तर बी ही होगा। यहाँ आप एक ही झटके में आप समझ गए, तो समझ गए आप। और इसके बाद दोस्तों ये जो तुर्काना झील है, ये कहाँ है, नाम से ही लग रहा है तुर्काना। तुर्काना छारी है दोस्तों, यस। और ये तंगानिया दोस्तों कहाँ पर है दोस्तों, तंगानिया की प्रकार मतलब इसमें क्या दिया है ये, तो ये रिफ्ट वैली झील है तंगानिया, और मलावी अफ्रीका की दरार घाटी, यस। तो समझ गए हम लोग, ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। आगे देखें दोस्तों, आपको दिया है कर्क रेखा पर अवस्थित अफ्रीका महाद्वीप के निम्नलिखित देशों को पश्चिम से पूर्वी दिशा में व्यवस्थित करना है। तो कुछ अफ्रीका के देशों का नाम दिया गया है और कर्क रेखा को हमें अरेंज करना है कि किस अरेंज में, देखो पश्चिम से पूरब की तरफ, यानी सबसे पश्चिम में कर्क रेखा पर कौन पड़ता है, फिर उसके पूरब में, फिर उसके पूरब में इसके। तो आप लोग पहले जान लीजिए दोस्तों, कर्क रेखा कितने महाद्वीपों से गुजरती है दोस्तों, 3 महाद्वीपों से। कौन कौन है दोस्तों, एशिया से गुजरती है। उसके बाद दोस्तों कौन है, एशिया, फिर अफ्रीका से गुजरती है, फिर नॉर्थ अमेरिका से गुजरती है। नॉर्थ अमेरिका में दोस्तों 2 शहर है, अफ्रीका में दोस्तों 7 शहर हैं, एशिया में 7 शहर नहीं 7 देश, और एशिया में 8 देश हैं। तो एशिया वाला कम से कम आप याद कर लेंगे, ताइवान, चीन, म्यांमार, बांग्लादेश, इंडिया और यूएई के बाद दोस्तों अंकारा है, सऊदी अरब, इतना तो है। उसके बाद दोस्तों आप देखेंगे फिर मिस्र, फिर ऐसे ऐसे करके जाएगा। तो यहाँ दोस्तों मिस्र तो सबसे पूरब में है अफ्रीका का, ये तो सबसे अंत में हो जाएगा ना, क्योंकि पश्चिम से पूरब वाला क्रम पूछा गया है। तो मिस्र आप देखेंगे तो सऊदी अरब के पास है, बगल में ही। तो ये तो एक वाला जो है ये तो सबसे अंत में हो जाएगा, और सबसे अंत में आपको यहाँ पर दिया गया है, एक सबसे अंत में बैठा है, तो ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा। बिना दिमाग लगाए, बस थोड़ा सा आप दिमाग लगा लोगे ना, तो सारी की सारी चीज अपने आप झलकने लगेगी। तो वही काम आपको भी करना है। मैंने कुछ नहीं किया क्योंकि मुझे मालूम है कि अफ्रीका का ये मिस्र सबसे पूरब में है। तो मैप में आप देख लोगे तो पता चल जाएगा। 40 वाले को देखिए, एक तरफ आपको देश दे दिया गया है, दूसरी तरफ मुद्रा। तो कौन सा सही मैच नहीं कर रहा है उसे बताना है। 3 सही है, 1 गलत है। तो जापान की दोस्तों मुद्रा क्या है, येन होती है, बिल्कुल सही। ईरान की दोस्तों क्या होती है, तुगरिस तो नहीं होती, इतना तो क्लियर है। मलेशिया का रिंगित होता है और बहरीन का दिनार होता है। तो सब सही है, ऑप्शन बी गड़बड़ है। तो अब बात आती है कि आखिर ईरान की मुद्रा क्या होती है, तुगरिस नहीं होती है तो क्या होती है, ईरानी रियाल उसे बोला जाता है, ईरानी रियाल बोला जाता है, याद रखे रहेंगे। तो ये है, ऑप्शन नंबर बी आपका गलत था। आगे दोस्तों 46 वाले को अगर हम लोग देखें तो कह रहे हैं तुर्की देश निम्नलिखित में से किन सागरों के मध्य स्थित है। तो दोस्तों आप तुर्की को देखोगे, तुर्की आप एक बार मैप में देख लोगे, तुर्की के ऊपर दोस्तों जस्ट काला सागर है, काला सागर है यहाँ पर। और तुर्की के जस्ट नीचे दोस्तों क्या है, यहाँ भूमध्य सागर है, भूमध्य सागर है। तुर्की बीच में पड़ता है, लेकिन दोस्तों भूमध्य सागर का एक हिस्सा दोस्तों है जिसे एजियन सागर कहा जाता है, इस तरह से है। और यहाँ मान लीजिए तुर्की है, तो दोस्तों इसको हमें कहा जाना है किसके मध्य स्थित है। तो दोस्तों काला सागर के, भूमध्य सागर के, और ये एजियन सागर, कैस्पियन नहीं होगा, तो कैस्पियन तो उधर है। तो 1 2 4 हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर 1 2 4 सी। बहुत अच्छा। इसमें क्या है, आपको कथन पर विचार करना है और बताना है कि कौन सा कथन सही है। तो दोस्तों यहाँ मेकांग नदी के बारे में दिया है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों, दक्षिणी चीन सागर में दोस्तों ये गिरती है मेकांग नदी। तो इसके बारे में थोड़ा सा आप जानते रहेंगे, तिब्बत पठार से निकलती है और कहाँ गिरती है, दक्षिणी चीन में। तो उद्गम तिब्बत पठार से होता है, ये बिल्कुल सही। कहाँ गिरती है, दक्षिणी चीन सागर में गिरती है, पहला तो सही है। पहले स्टेटमेंट को देखें तो कह रहे हैं मेकांग नदी का डेल्टा दक्षिणी कंबोडिया में स्थित है। तो दोस्तों कंबोडिया में नहीं है, वियतनाम में है। तो वियतनाम में है दोस्तों, इसको याद रखे रहेंगे। तो ये वाला आपका गलत हो गया, केवल एक सही हुआ, ऑप्शन ए।
आगे देखें अगर हम लोग यहाँ 148 में किम्बरले का पठार के बारे में आपसे पूछा जा रहा है। ये किम्बरले के पठार दोस्तों जानते हैं ये ऑस्ट्रेलिया के मतलब ऑस्ट्रेलिया में ही है, जिसे पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया में दोस्तों ये माना जाता है, तो ये ऑस्ट्रेलिया में ही है। आगे अगर हम लोग देखें ये 49 वाले में, तो कह रहे हैं कि क्षुद्र ग्रह स्थलीय प्रभाव अंतिम चेतावनी प्रणाली जिसे एटलस कहा जाता है, दूरबीन निम्नलिखित में से किस देश में स्थित है, यानी एटलस दूरबीन किस देश में स्थित है, ये आपसे पूछना चाह रहे हैं। तो अमेरिका में है, ट्रंप वाले अमेरिका में, और चिली दक्षिण अफ्रीका। आगे दोस्तों अगर हम लोग देखें लास्ट प्रश्न जो है था 150 वाले में, जिसमें आपसे मैचिंग से रिलेटेड सवाल पूछ रहे हैं, तो कह रहे हैं एक तरफ देश है, दूसरी तरफ लौह खनिज, किस देश में कौन सा लौह खनिज है, तो बताना है भाई। तो यहाँ आपको दिया है, तो दोस्तों फ्रांस में ये किसी को फाड़ोगे तो उसे पीरा होगा, तो फ्रांस पायरनीज ऐसे कनेक्ट कर लेंगे, तो ये सब हमारे दिमाग में बना है। ऐसे मैं याद कर रहा हूँ भाई, केमिस्ट्री का स्टूडेंट था, यूपीएससी की तैयारी करने आया था, तो ऐसे ऐसे ही करके जुगाड़ लगा के सब याद हुए थे। तो यहाँ पर एक हो जाएगा, यहाँ पर आपका फ्रांस सी वाला तो आपका 4 पे गया, तो सी वाला 4 पे देख रहे हो, यहाँ 2 जगह है, तो ये तो नहीं होगा। आगे बढ़े तो कजाकिस्तान दोस्तों, यहाँ पर जो कजाकिस्तान दिया है दोस्तों, कजाकिस्तान में कौन सा ये लौह उत्पादक यानी लौह खनिज क्षेत्र है, तो ये एक कजाकिस्तान में दोस्तों ये कारागांडा ही होगा, यस ये कारागांडा ही है। और यूक्रेन में दोस्तों कौन सा है, क्रिवाई राग करके है, यहाँ पर ये वाला हो जाएगा। और एक बचा है संयुक्त राज्य अमेरिका, ये मिनेसोटा। तो यस, तो डी वाला आपका 1 पे चला आएगा, ए वाला 2 पर, ये वाला 2 पर, तो आपका सी हो जाएगा 150 का सी। तो दोस्तों आज हमारा ये जो 5वां टेस्ट सीरीज था, नेक्स्ट आईएएस का जो 5वीं टेस्ट सीरीज थी, भली भांति कंप्लीट हो गई है पार्ट बी के रूप में। अब दोस्तों अब हम आएंगे दोस्तों ये टेस्ट 6 ले 6वें टेस्ट को लेकर आएंगे, जो सामान्य अध्ययन से ही संबंधित होगी, एक से बढ़कर एक प्रश्न आपको मिलेंगे उसमें भी देखने को। तो दोस्तों आप वीडियो को इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे। मिलते हैं हम लोग 6ठे टेस्ट सीरीज में। नमस्कार।